इसी बीच कोविड को लेकर रविवार को सीएम तीरथ सिंह रावत ने सीनियर अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें कई बड़े और कड़े निर्देश दिए गए। बिना मास्क घूमने वालों का चालान 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। साथ ही शादियों में भी 200 लोगों से घटाकर लोगों की संख्या 100 तक सीमित कर दी गई है। सीएम ने जरूरत के हिसाब से कोविड हॉस्पिटल बनाने के निर्देश दिए, जिसके बाद राज्य में कोविड केयर सेंटर और आईसीयू बेड बढ़ाने पर काम चल रहा है। खास तौर पर देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। बड़े अस्पतालों में 100-100 बेड बढ़ाने के निर्देश है। साथ ही यहां 11 ऑक्सीजन प्लांट भी बनाए जा रहे हैं। हर जिले को 20-20 नए डॉक्टर दिए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर मेडिकल छात्रों की भी मदद ली जाएगी। सुनील नवप्रभात इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, लगातार जो है नित नए दिन कोरोना रिकॉर्ड बना रहा है। मीटिंग्स में कई बड़े फैसले कल जरूर लिए गए। सड़कों पर कितना दिख रहा है उसका असर? देखिए मेनिका, जो सेकेंड वेव है उससे उत्तराखंड भी बुरी तरह से हताहत है और यहाँ पर बड़ी संख्या में कोविड पॉजिटिव के केस आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2600 से अधिक कोविड पॉजिटिव के केस आ चुके हैं। देहरादून इसका एपिक सेंटर बना हुआ है मेनिका। लगातार पिछले एक हफ्ते में हम देख रहे हैं कि देहरादून में कोविड पॉजिटिव का आंकड़ा हर 24 घंटे में बदल रहा है। हर 24 घंटे में उसमें बढ़ोतरी हो रही है। ग्राउंड जीरो पर हालात ये हैं कि जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं वो फुल हो चुके हैं। उनमें खासकर आईसीयू बेड कहीं भी खाली नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट का कहना है कि जो पुरानी व्यवस्था थी मार्च में, जो कोविड को देखते हुए जो कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए थे, जो हॉस्पिटल्स कोविड डेडिकेटेड बनाए गए थे, उनको एक बार फिर से एक्टिवेट करना शुरू कर दिया गया है और इसके साथ साथ सख्ताई भी बरतनी शुरू हो गई है। सुनील, क्या वजह है कि देहरादून में मामले ज्यादा लगातार बने हुए? फर्स्ट वेव के दौरान भी दिखा था, सेकेंड वेव में हरिद्वार में कुंभ चल रहा था, वहां भीड़, लेकिन मामले ज्यादा देहरादून में बढ़ रहे हैं। बिल्कुल मैंने कहा, ये सवाल शुरू से बना हुआ है। ये भी बात उठ रही है कि क्या देहरादून में कम्युनिटी स्प्रेडिंग शुरू हो चुका है। दूसरी बात, जब हम प्रशासन से बात करते हैं तो प्रशासन का कहना है कि चूंकि देहरादून एजुकेशन का हब है, यहाँ पर राजधानी का क्षेत्र है, पूरे प्रदेश भर से लोग देहरादून में आते हैं। यहाँ पर जो हॉस्पिटलिटी है वो ज़्यादा है, तो लोग यहाँ पर भर्ती होने आते हैं। उत्तराखंड के अलावा अन्य प्रदेशों से भी लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। और यहाँ पर चूंकि शर्त यह है कि कोई भी मरीज अगर हॉस्पिटल आता है, वो एडमिट किया जाता है, तो उससे पहले उसका कोविड टेस्ट किया जाता है। इन तमाम कारणों के चलते भी यहाँ पर कोविड पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, ये प्रशासन का कहना है। और एक बड़ी बात, जो निर्देश कल सीएम तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को दिए हैं, उन निर्देशों पर क्या पालन शुरू हो चुका है? बिल्कुल मैंने कहा, आप देख सकते हैं इसका असर जरूर लोगों में देखने को मिल रहा है। खासकर सेकंड वेव में जिस तरह से बड़े पैमाने पर लोग कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। आप मेरे पीछे इस सड़क को देख सकते हैं। लगभग जिस तरह से कल हम कर्फ्यू जब था यहाँ पर रविवार को, तो हम कर्फ्यू में भी देख रहे थे कि बहुत कम संख्या में वाहन थे। आज मंडे है, कोई कर्फ्यू नहीं है, लेकिन स्वतः स्फूर्त तरीके से हम देख रहे हैं कि सड़कों पर जो प्रेशर था पहले यातायात का, वो कम हुआ है। यानी कि लोग अब बचने लगे हैं घर से बाहर निकलने में, क्योंकि लगातार जो स्प्रेडिंग हो रहा है, जो बड़ी संख्या में कोविड पॉजिटिव केस आ रहे हैं, उससे लोगों में एक दहशत बननी शुरू हुई है। क्योंकि हॉस्पिटल्स हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटलों में भी कतार लगी हुई हैं। जहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आईसीयू बेड फुल हो चुके हैं। इसको देखते हुए मात्र एक ही तरीका है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क प्रॉपर पहने, जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। क्योंकि जब लोग खुद अपने लेवल से सेफ्टी बरतेंगे, उसी में सबसे बड़ी सुरक्षा है। बिल्कुल, तो अब लोग भी स्थिति की गंभीरता समझने लगे हैं और दिख रहा है कि सड़कों पर पालन कर रहे हैं कोविड नियमों का। लेकिन सवाल एक और बना हुआ है कि उत्तराखंड में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले आखिर क्यों उत्तराखंड की सरकार दिल्ली की तरफ देख रही होती है? दिल्ली में जब कोई बड़ा फैसला लिया जाए तो उत्तराखंड में लिया जाता है, यूपी में कोई बड़ा फैसला लिया जाए तो उत्तराखंड में लिया जाता है। पहले कोई फैसला क्यों नहीं लिया जाता? बिल्कुल मैंने कहा, ये सवाल हमेशा से उठता रहा है। खासकर यहाँ पर जिस तरह से पहले बात उठती रही है कि भाई लॉकडाउन कर दिया जाए या नहीं किया जाए, नाइट कर्फ्यू लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। जब अन्य राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा, उसके बाद उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। पहले ये बात की गई कि जो तमाम एग्ज़ाम है, चाहे वो LT का एग्ज़ाम हो या अन्य एग्ज़ाम हो, उनमें जो भी परीक्षार्थी यहाँ पर बाहर से आएगा, कैंडिडेट बाहर से आएगा, वो केवल एडमिट कार्ड बॉर्डर पर दिखाएगा और उसको एंट्री दे दी जाएगी। सुबह ये आदेश होते हैं, लेकिन शाम जाकर वो तमाम परीक्षाएँ रद्द कर दी जाती हैं। चाहे LT परीक्षा की
की बात हो या हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा की बात हो, उसको भी रद्द कर दिया गया है। एलटी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसी तरह से जो अन्य तमाम परीक्षाएं हैं उनके लेकिन एग्जाम इस तरह के स्थगित कर दिए गए। तो तमाम कहीं कड़े फैसले लेने में उत्तराखंड की सरकार जो है, उत्तराखंड है, वो पिछलग्गू ही कह सकते हैं साबित होता है। जब दूसरी जगहों पर फैसले ले लिए जाते हैं तब यहां लिए जाते हैं, जबकि बहुत ही सेंसिटिव पूरा का पूरा प्रदेश, न सिर्फ उत्तराखंड के लोग बल्कि बाहर से लोग यहां घूमने आते हैं, भ्रमण को आते हैं, और ऐसे में बहुत ही सेंसिटिव है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। एक और बड़ा फैसला उत्तराखंड की ओर से लिया गया। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारियों को लेकर के ये सख्त रुख अख्तियार करने की बात हो रही है। सीएम ने मुख्य सचिव को हड़ताल पर गए स्वास्थ्य कर्मियों पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही उन्हें फौरन नौकरी से निकालने को भी कह दिया है। सीएम तीरथ ने नए स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती करने का आदेश भी मुख्य सचिव को दिया है। और नैनीताल से बड़ी खबर, जहां पर बाहर से आने वाले प्रवासियों को आइसोलेशन में रहना होगा। जिले में आने वाले सभी प्रवासी पहले आइसोलेट होंगे, फिर कोविड टेस्ट और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें बाहर जाने की इजाजत होगी। वीरेंद्र बिष्ट इस वक्त हमारे साथ नैनीताल से जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, ये बताएं, ये सिर्फ प्रवासियों के लिए है या जो लोग नैनीताल पहुंच रहे हैं घूमने फिरने, उनके लिए भी कुछ नियम है? देखिए मेनका, फिलहाल तो ये आदेश सिर्फ प्रवासियों के लिए जारी किया है जिला प्रशासन की ओर से, लेकिन जिस तरह से नैनीताल में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और 300 से ज्यादा जो केस है एक्टिव नैनीताल शहर में, उससे खतरा और ज्यादा बन गया है। हालांकि जिला प्रशासन लगातार जो चेकिंग अभियान है, चाहे वो कोविड की जांच है, उसको बढ़ा दिया है, लेकिन अब जो है जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी करके ये कह दिया है कि अगर कोई प्रवासी बाहर से आता है तो उसको क्वारंटीन होना पड़ेगा। लेकिन प्रशासन की सुन कौन रहा है? कल तो कर्फ्यू था, कर्फ्यू के दौरान भी बोटिंग करते दिख रहे हैं लोग, सड़कों पर निकले लोग। हाँ बिल्कुल मेनका, अगर देखा जाए तो कल की तस्वीरें कुछ और बयां करती थी, क्योंकि जो पर्यटक थे वो उनसे आवाजाही जारी रही और उसके अलावा बोटिंग करते हुए नजर आए। लेकिन इसके अलावा जो पुलिस की कमी खास तौर पर जिला प्रशासन को झेलनी पड़ी है, और हालांकि जो पुलिसकर्मी थे भी, उन्होंने वो भी जो नियम है उनका पालन नहीं करा पाए। बिल्कुल वीरेंद्र, तो लेकिन अब सख्त होना होगा, प्रशासन को तमाम नियमों को सख्ती से पालन करवाना होगा, लोगों को भी सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है। धन्यवाद वीरेंद्र पूरी जानकारी, तस्वीर हमारे तक पहुंचाने के लिए। टिहरी से बड़ी खबर, जहां पर नरेंद्र नगर कोविड अस्पताल से कोरोना के 20 मरीज फरार हो गए, जिसके बाद दहशत का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है ये। अब इनके खिलाफ नरेंद्र नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। असल में मुनिकीरेती में देश दुनिया से आए कोविड पॉजिटिव लोगों को नरेंद्र नगर हॉस्पिटल में रखा गया था, लेकिन यहां से 20 लोग भाग निकले। गिरती काफ़ी गाड़ियां भी इकट्ठी थी यहाँ पर, और उसी समय का जो इन लोगों ने लाभ उठा के ये लोग जो है उसी समय निकले हैं, क्योंकि सुबह ये लोग थे, लंच टाइम में थे, शाम को जब 6:30 बजे शाम हेड काउंट होता है, जिस समय विजिट भी होती है, डॉक्टर्स की हमारी 2 टाइम विजिट होती है, स्टाफ की विजिट होती है। दिन के समय जब डिस्चार्ज करने की कुछ पेशेंट्स को कार्रवाई चल रही थी, बाहर से गाड़ियाँ खड़ी थी, तो इसका फ़ायदा उठा के 20 लोग यहाँ नरेंद्र नगर से और ये हालात बताते हैं कि पिछले 1 साल में हम सुधरे नहीं है। 1 साल पहले जो तस्वीरें देखने को मिलती थी, आज भी वही हालात है। अल्मोड़ा की ये तस्वीर देख लीजिए, जहां पर कोविड कर्फ्यू के बाद सोमवार को बाजार खुली तो भारी संख्या में लोग बाजारों में निकल पड़े। सब्जी मंडी में देखिए जरा किस तरह की भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई पालन नहीं हो रहा है। अधिकांश लोगों ने मास्क का पहना हुआ है, लेकिन मास्क पहनने का तरीका भी इनका ठीक नहीं। 1 दिन के कर्फ्यू के बाद बाजार में चहल पहल देख लीजिए जरा। उधर उत्तराखंड में रोज टूट रहे हैं कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड, और इसी बीच एक बार फिर से ये सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिर फुल टाइम हेल्थ मिनिस्टर क्यों नहीं है। त्रिवेंद्र सरकार में ये डिपार्टमेंट सीएम के पास ही रहा, तो तीरथ सरकार ने भी फुल टाइम मिनिस्टर जरूरी नहीं समझा। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसी डिपार्टमेंट में 4 साल से फुल टाइम मिनिस्टर नहीं है। करीब 40 विभागों का जिम्मा संभालने वाले त्रिवेंद्र रावत हेल्थ डिपार्टमेंट का मुंह नहीं छोड़ पाए, तो अब तीरथ रावत भी उसी राह पर हैं। अब ऐसे में विपक्ष का कहना है कि फुल टाइम मिनिस्टर नहीं होने का नुकसान जनता को उठाना पड़ रहा है और व्यवस्थाएं लचर हो रही हैं। बिल्कुल इंडिपेंडेंट मिनिस्टर हेल्थ का होना चाहिए, स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री होना चाहिए, जिसके पास और दूसरा काम ही ना हो। और ऐसे कोरोना काल में तो आवश्यकता थी।
जब हम सोच रहे थे कि राज्य में जब सरकार में मुखिया बदल रहा है, मुख्यमंत्री बदल रहा है, नया मंत्रिमंडल शपथ लेगा, तो नए मंत्रिमंडल में हम अपेक्षा कर रहे थे कि राज्य में जिस प्रकार से 4 वर्ष तक इस सेक्टर को, हेल्थ के सेक्टर को पूरी तरह से उपेक्षित रखा गया। कांग्रेस पर कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस की स्थिति यह है कि वो न विपक्ष की भूमिका निभा पा रहा है और न ही जनता के बीच में जाकर ऐसे क्रिटिकल समय में कुछ राहत का काम करे, ये भी नहीं कर पा रहे हैं। देश भर के साथ उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब तो जनता भी फुल टाइम हेल्थ मिनिस्टर की मांग करने लगी है। उत्तराखंड को अपने स्वास्थ्य महकमे को मजबूती देने की आवश्यकता है। उत्तराखंड को इस समय एक पूर्णकालिक फुल टाइम स्वास्थ्य मंत्री और पूर्णकालिक फुल टाइम एक वरिष्ठ IAS स्वास्थ्य सचिव की आवश्यकता है और ये जो 2 लोग हैं ये पूरी टीम को मजबूती देने में एक अच्छा काम कर सकते हैं। अब ये ठीक है कि मुख्यमंत्री के पास विभाग होने के भी कई फायदे हैं, लेकिन कई विभागों के साथ खुद सीएम हेल्थ डिपार्टमेंट को कितना समय दे पाते होंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। रविवार को उत्तराखंड बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बच्ची सिंह रावत का निधन हो गया। बच्ची सिंह रावत ने ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। फेफड़ों में इन्फेक्शन की शिकायत के बाद उन्हें भर्ती कराया गया था। शनिवार को ही ऋषिकेश एम्स में एडमिट कराए गए थे। उन्हें हल्द्वानी से एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स लाया गया था। आज बच्ची सिंह रावत का रानीबाग के चित्रशिला घाट पर शाम 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। बच्ची सिंह रावत के निधन के बाद एक शोक संदेश आए हैं। सबसे पहले सीएम तीरथ सिंह रावत ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, बच्ची सिंह रावत के निधन से दुखी हूं। भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने भी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है, बच्ची सिंह रावत के निधन से व्यथित हूं। उनका मार्गदर्शन मेरे लिए सौभाग्य की बात रही। भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, परिवारजनों को भगवान शक्ति प्रदान करें। देहरादून से बड़ी खबर। आज शाम 4 बजे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के आप वर्कर्स से जुड़ेंगे। दिल्ली से वर्चुअली कनेक्ट होंगे अरविंद केजरीवाल। कर्नल अजय कोठियाल समेत कई लोग आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। कर्फ्यू की वजह से कल ये प्रोग्राम था वो टल गया और आज होना है शाम 4 बजे। उत्तराखंड में राजनीतिक जमीन मजबूत करने में तलाशने में जुटी है आम आदमी पार्टी। पहले से ही कई बड़े लीडर आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में पकड़ बनाने में जुटे हैं और इसी बीच आज सीएम अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअली कनेक्ट होंगे। शाम 4 बजे एक स्पेशल प्रोग्राम आदमी पार्टी का, जिसमें कई लोग आप ज्वाइन करने वाले हैं।